गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक्स में अपन ने संविधान की विकास गाथा यानी भारत का संवैधानिक विकास है ना कंप्लीट किया था, और कल के टॉपिक में अपन ने संविधान की विशेषताओं को कंप्लीट किया है। ठीक, अब हम संविधान के मूल पार्ट में प्रवेश कर रहे हैं, मूल भाग में प्रवेश कर रहे हैं, है ना। और मूल भाग में प्रवेश मतलब हम संविधान में प्रवेश कर चुके हैं, और जब कहीं हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका परिचय देखना पड़ता है कि आखिर वो है क्या। ठीक है, तो हम जब संविधान में प्रवेश करेंगे तो हमें उसकी भूमिका देखनी होगी, उसका परिचय देखना होगा, उसका इंट्रो देखना होगा, है ना, जिसे हम संवैधानिक भाषा में क्या नाम देते हैं, प्रस्तावना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। एक चीज ध्यान देना, अगर हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को समझ लिया है ना, तो हमें ये समझ में आ जाता है कि हमें संविधान के अंदर पढ़ना क्या है, क्योंकि प्रस्तावना का मतलब तो यही होता है, जब हम किसी चीज की प्रस्तावना और किसी चीज की समरी या सारांश तैयार करते हैं तो ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना में हम ये बताने का कोशिश करते हैं कि इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, है ना। और जब हम उससे रिलेटेड समरी लिखते हैं तो हम उसमें ये क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि हमने इस टॉपिक में क्या लिखा है। तो प्रस्तावना ये बता रही है हमें कि हमें संविधान में क्या क्या पढ़ना है, एक प्रस्तावना बता रही है। क्लियर। और आज हम संविधान की प्रस्तावना में प्रवेश कर रहे हैं, तो आज हमें ये जानना है कि हमें संविधान में पढ़ना क्या है। ठीक है, अगर हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के आदर्शों को व्यक्त करती है कि संविधान के आदर्श क्या हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, संविधान के उद्देश्यों को व्यक्त करती है कि संविधान का उद्देश्य क्या है भारत में, है ना, क्या उद्देश्य लेकर संवैधानिक व्यवस्था लागू की गई है, संविधान का निर्माण किया गया है। तो प्रस्तावना संविधान के आदर्शों को व्यक्त करती है, प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य को व्यक्त करती है, प्रस्तावना सरकार के स्वरूप का निर्धारण करती है कि भारत में सरकार का स्वरूप क्या होगा। अगर ये चीज आपको समझनी है तो आपको कहां से समझ में आ जाएगी, प्रस्तावना से। क्लियर। प्रस्तावना संविधान के स्रोत बताती है कि संविधान का स्रोत क्या है। जैसे हमने संविधान के स्रोत वाला जो टॉपिक कंप्लीट किया है उसमें हमने पढ़ा कि इस देश से हमने ये लिया, इस देश से हमने ये लिया। तो अगर हम संविधान के स्रोत की बात करेंगे तो प्रस्तावना हमें ये भी बता देती है कि संविधान का स्रोत क्या है, ध्यान रखिएगा। तो प्रस्तावना आदर्श व्यक्त करती है, प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य व्यक्त करती है, प्रस्तावना सरकार के स्वरूप का निर्धारण करती है, प्रस्तावना संविधान के स्रोत बताती है, तथा प्रस्तावना से ये भी क्लियर होता है कि जो संवैधानिक प्रावधान है ना, वो संविधान लागू होने से कब से लागू हो रहे हैं। जैसे प्रस्तावना की हम बात करें तो हमारा मूल संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था, लेकिन हमने प्रस्तावना को लागू नहीं किया, प्रस्तावना को हमने बाद में लागू किया। क्लियर। तो भारतीय संविधान की हम प्रस्तावना की अगर बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के आदर्शों, संविधान के उद्देश्यों, संविधान के भारत में सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत, इन सभी को व्यक्त करती है। ठीक है, प्रसिद्ध न्यायविद हुए हैं, प्रसिद्ध अपन बोल सकते हैं संविधान विशेषज्ञ हुए हैं जिनका नाम है N.A. पालकीवाला, है ना। N.A. पालकीवाला ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। जैसे हम अपनी बात करें तो हमारा जो आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड होता है वो हमारा परिचय पत्र है, उसमें हमारा नाम होता है, हमारे पिता का नाम होता है, हमारा डेट ऑफ बर्थ होती है, हमारा एड्रेस होता है, सब कुछ होता है ना। तो N.A. पालकीवाला कहते हैं कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है ये संविधान का परिचय पत्र है। अगर आपने प्रस्तावना को पढ़ लिया, है ना, तो संविधान के बारे में आपको परिचय मिल चुका है, आप संविधान के बारे में जान चुके हैं। और मेरा भी पहला शब्द यही था कि प्रस्तावना पढ़ने का मतलब है ये जानना कि हमें संविधान में पढ़ना क्या है। क्लियर। और यही कारण है कि N.A. पालकीवाला ने क्या कहा है कि प्रस्तावना संविधान का क्या है, परिचय पत्र है। ठीक, प्रस्तावना को हम एक नाम और देते हैं, उद्देशिका, है ना। उद्देश्य का नाम क्यों देते हैं, इसके पीछे जो लॉजिक है वो समझिएगा। ठीक, हमने एक वीडियो पिछले टॉपिक में कंप्लीट किया है, संविधान सभा का गठन, है ना। अपन ने उस वीडियो में पढ़ा था कि भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर हुआ, है ना। जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए बाकायदा कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर, और भारत में एक विधिवत तरीके से 389 सदस्यीय संविधान सभा का क्या हुआ, गठन हुआ। ठीक है, इस संविधान सभा का जब गठन हो गया तो इसकी जो पहली बैठक हुई वो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को,
एक टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। और 11 दिसंबर को जब दूसरी बैठक हुई तो इस बैठक के बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। याद होगा आपको, पिछले वीडियो में पढ़ा था कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और यही उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की क्या है, प्रस्तावना। यानी पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था वही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की क्या है, प्रस्तावना है। और यही कारण है कि हम क्या करते हैं, संविधान की प्रस्तावना को दूसरा नाम क्या देते हैं, उद्देश्य का। क्लियर हुआ। तो अगर प्रस्तावना या उद्देशिका की बात करें तो प्रस्तावना का मतलब है संविधान का परिचय। उद्देशिका क्यों बोलते हैं, क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था वही उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना, इसलिए इसे नाम क्या देते हैं, उद्देशिका। क्लियर। अगर हम प्रस्तावना की बात करें, है ना, तो जब मैं आपको स्रोत पढ़ा रहा था तब मैंने आपसे कहा भी था कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है तो प्रस्तावना रखने का विचार, संविधान में प्रस्तावना रखने का विचार हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया था, है ना, क्योंकि अमेरिकी संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है जो प्रस्तावना सहित है ना, ध्यान रखना, प्रस्तावना सहित है। तो हमने अपने भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना रखने का विचार आया संविधान सभा के समक्ष, वो कहां से आया, अमेरिका के संविधान से। लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है उस भाषा में ऑस्ट्रेलियाई संविधान का प्रभाव है, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रस्तावना रखने का विचार अमेरिकी संविधान से और प्रस्तावना की भाषा पर जो प्रभाव है वो किस देश के संविधान का है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान का। क्लियर। तो क्लियर हुआ इतना। प्रस्तावना क्या है, अगर संविधान को जानना है तो प्रस्तावना से हम पूरे के पूरे संविधान को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रस्तावना हमें संविधान के आदर्श व्यक्त करती है, आदर्श बताती है, संविधान का उद्देश्य बताती है, सरकार का स्वरूप निर्धारण करती है, संविधान के स्रोतों का निर्धारण करती है। और यही कारण है कि न्यायविद या प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का क्या बोला है, परिचय पत्र बोला है। ठीक है, समझ में आया इतना। ठीक। प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों बोलते हैं, क्योंकि पंडित नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था वही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, उद्देशिका। क्लियर। ठीक। प्रस्तावना रखने का विचार अमेरिका के संविधान से और प्रस्तावना में किस देश की भाषा, किस देश के प्रस्तावना की भाषा में किस देश के संविधान का प्रभाव है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान का। अब अपन आते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर। क्लियर। बोर्ड में लिखी है, मैं इसी को पढ़ रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक। प्रस्तावना का जो पहला शब्द है ना, तो पहला शब्द क्या है, हम भारत के लोग, यानी समझिएगा, है ना, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग का मतलब है कि हम भारतीय, संपूर्ण भारतीय भारत के को क्या करना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, समझिएगा। पहला शब्द है हम भारत के लोग, यानी हम भारत को क्या क्या करना चाहते हैं। तो मैं इस शब्दों का अर्थ नहीं व्यक्त करूंगा अभी, अर्थ में आगे इसी वीडियो में आगे एक एक शब्द को डिफाइन कर रहा हूं, पूरा एक एक शब्द को, अभी सिर्फ प्रस्तावना पढ़ रहा हूं। ठीक है। तो हम भारत के लोग यानी हम भारतीय भारत को क्या करना चाहते हैं, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ध्यान दीजिएगा, क्या बनाना चाहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इस शब्द का मीनिंग क्या है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अलग अलग शब्द एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, ये हम बनाना चाहते हैं भारत को। हम भारतीय भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये हमें बनाना है ना, तथा उसके समस्त नागरिकों को जो भारतीय हैं उन्हें देना क्या है, देना ना। पहली लाइन हमें भारत को बनाना क्या है और दूसरी लाइन हमें उसके निवासियों को या नागरिकों को देना क्या है। तो क्या क्या देना है वो समझिएगा। क्या देना है, हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देना है। ठीक है, यानी कोई भेदभाव नहीं रहेगा, ना सामाजिक भेदभाव रहेगा, ना आर्थिक भेदभाव रहेगा और ना ही राजनीतिक भेदभाव रहेगा, ये हमें देना है। और क्या देना है, विचार रखने की स्वतंत्रता देना है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना है, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देना है, ये भी देना है हमें भारतीयों को। क्लियर हुआ। ठीक। फिर आगे प्रतिष्ठा और अवसर की समानता भी देना है। ठीक। प्राप्त कराने के लिए यानी भारतीयों को ये देने के लिए, ये सारी चीजें भारतीयों को देने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, है ना। मैंने कल के वीडियो में आपसे कहा था,
जब संविधान की विशेषताएं पढ़ा रहा था, तब मैंने आपसे कहा था कि हमारे देश में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता क्यों रखी गई है, मैं कल एक्सप्लेन कर रहा था कल के वीडियो में कि एकल नागरिकता रखने का उद्देश्य क्या था कि भारत एक विविध संस्कृति वाला देश है। जितने राज्य हैं, हर देश का रहन सहन, खान पान, पूरी संस्कृतियां अलग हैं, है ना। अगर संस्कृतियां अलग हैं और हमारे देश में दोहरी नागरिकता होती तो शायद हमारे देश में राष्ट्र के लिए एकता और अखंडता, जो राष्ट्र प्रेम हमारे अंदर है, वो नहीं होता, है ना। वो इसलिए है क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ क्या हैं, भारतीय हैं। कि कोई भी संस्कृति हो, कोई भी भाषा हो, लेकिन हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम होता है। वो किस नाम से होता है, भारत के नाम से, क्योंकि हम भारतीय या इंडियन हैं। तो प्रस्तावना यही कह रही है कि उन सब व्यक्तियों में व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखेंगे, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए इसे लगातार बढ़ाने का प्रयास करेंगे कि भारतीय राष्ट्र के लिए समर्पित रहें। बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी ये संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, अगर हिंदू डेट देखें तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अपने अंगों में भारतीय ले रहे हैं, है ना। अंगीकृत मतलब अपने अंगों में समाहित कर रहे हैं। अधिनियमित मतलब इसमें जो नियम है उन नियमों में हम अपने आप को शामिल कर रहे हैं, बांध रहे हैं, है ना। अधिनियमित और अपनी आत्मा से इसे क्या करते हैं, अर्पित करते हैं, स्वीकार करते हैं। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, ठीक है। ध्यान रखना, ऊपर की लाइन भारत के लिए है कि हम भारतीय भारत को क्या करना चाहते हैं, तो भारत को संपूर्ण प्रभुत्व राज्य बनाना चाहते हैं, समाजवादी करना चाहते हैं, पंथ निरपेक्ष करना चाहते हैं, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं। और संविधान हमें क्या क्या दे रहा है, संविधान हमें दे रहा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कोई भेदभाव नहीं, ठीक। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं, इन सब चीजों की स्वतंत्रता दे रहा है। प्रतिष्ठा, अवसर की समानता दे रहा है, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने के लिए, है ना, बंधुता बढ़ाने के लिए आज दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, है ना, हिंदू डेट इसकी रहेगी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अंगों में समाहित, अधिनियमित, इसके नियमों में अपने आप को बांध रहे हैं, तथा आत्मार्पित मतलब आत्मा से इसे क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। यह है संविधान की प्रस्तावना। लेकिन अगर हम अब संविधान की प्रस्तावना को शब्द वाइज शब्द समझ रहे हैं, है ना, और इसे समझने के पहले अपन ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से तत्व शामिल हैं, है ना। तो पहले इसके तत्व समझ लेते हैं कि इसमें तत्व कौन कौन से हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना के तत्व, ठीक। प्रस्तावना में अगर हम देखें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 तत्व हैं, 3 तत्वों से मिलकर बनी है प्रस्तावना, ठीक। जिसका पहला तत्व है वो है संविधान का स्रोत, ठीक है। यानी प्रस्तावना में जो पहली चीज है वो बता रही है संविधान के स्रोत के बारे में। प्रस्तावना में देखना, प्रस्तावना में 3 चीजें हैं। पहला क्या है, वो प्रस्तावना बता रही है संविधान के स्रोत के बारे में, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रस्तावना संविधान का स्वरूप बता रही है कि संविधान का स्वरूप कैसा होगा, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या बता रही है, संविधान का स्वरूप, दूसरी चीज ये है। तीसरी चीज क्या है प्रस्तावना में, संविधान का उद्देश्य है कि संविधान का उद्देश्य क्या है ना, किन लक्ष्यों को लेकर संविधान देश में आगे बढ़ेगा। तो प्रस्तावना में मुख्यतः 3 तत्व हैं, संविधान का स्रोत, संविधान का स्वरूप और संविधान का उद्देश्य। अब पूरी प्रस्तावना आप लोग समझ चुके हैं। देखिएगा, प्रस्तावना में जो संविधान का स्रोत है वो स्रोत क्या है, हम भारत के लोग, यही स्रोत है ना, इसके अलावा तो कोई स्रोत नहीं आया है, ठीक है। तो प्रस्तावना में जो संविधान का स्रोत है वो स्रोत क्या है, हम भारत के लोग, ये संविधान का स्रोत है। क्योंकि पहली लाइन जो मैंने बोली थी वो यही बोली थी कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका है, जो हमें बताती क्या है, संविधान के आदर्श, संविधान के उद्देश्य, है ना, संविधान या सरकार का स्वरूप और संविधान के स्रोत। तो कितनी चीजें यहां पर ली हैं, संविधान के स्रोत प्रस्तावना बताएगी, संविधान या सरकार का स्वरूप प्रस्तावना बताएगी, और संविधान या सरकार का उद्देश्य क्या है, कौन बताएगी, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में मुख्यतः 3 तत्व हैं। संविधान का स्रोत, तो संविधान का स्रोत क्या है, हम भारत के लोग, यानी हम और आप, ठीक। संविधान का स्वरूप क्या है ना, तो स्वरूप को देखना क्या क्या शामिल किया है स्वरूप में। स्वरूप में पहला है संपूर्ण प्रभुत्व राज्य,
एक ये स्वरूप है, ठीक है, यानी प्रस्तावना की पहली लाइन, ठीक है। तो स्वरूप का पहला तत्व क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व राज्य, ठीक। दूसरा तत्व क्या है? समाजवादी, ठीक, दूसरा तत्व है समाजवादी, ठीक है। तीसरा तत्व है पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष ये स्वरूप है ना। चौथा तत्व है लोकतंत्रात्मक, ठीक है। और पांचवा तत्व है गणराज्य, ठीक। तो संविधान का या सरकार का स्वरूप कैसा होगा? संपूर्ण प्रभुत्व राज्य, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, यानी प्रस्तावना का दूसरा स्टेप, ठीक है। प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? संविधान लागू होने के उद्देश्य क्या है? संविधान किन उद्देश्यों को लेकर भारत में लागू है और आगे बढ़ रहा है ना। तो उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो उद्देश्यों का पहला उद्देश्य क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, पहला उद्देश्य, ठीक है। तो प्रस्तावना का संविधान का पहला उद्देश्य क्या है? यह प्रस्तावना का पहला उद्देश्य क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, क्लियर। दूसरा उद्देश्य विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति और धर्म, है ना, उपासना, इनकी क्या है? स्वतंत्रता है, ये उद्देश्य है, ठीक। तीसरा उद्देश्य, नेक्स्ट उद्देश्य क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये उद्देश्य है। प्रतिष्ठा और अवसर, है ना, की समानता, ये उद्देश्य है, ठीक। नेक्स्ट उद्देश्य क्या है? एकता और अखंडता, ठीक, ये उद्देश्य है, ठीक। अब समझिएगा, तो प्रस्तावना में मुख्यतः तीन तत्व हैं, तीन तत्वों से मिलकर प्रस्तावना बनी है ना। पहला तत्व संविधान के स्रोत, दूसरा तत्व संविधान का स्वरूप और तीसरा तत्व संविधान के उद्देश्य। तो संविधान के स्रोत में क्या है? हम भारत के लोग। संविधान के स्वरूप में क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व राज्य, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। संविधान का उद्देश्य क्या होगा? सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना देश में, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करना प्रत्येक भारतीय को, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता स्थापित करना, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुता को क्या करना? स्थापित करना। तो संविधान की प्रस्तावना कितने तत्वों से मिलकर बनी है? तीन तत्वों से, संविधान के स्रोत, संविधान का स्वरूप और संविधान का उद्देश्य। अब अपन क्या करते हैं, है ना, अब अपन संविधान की प्रस्तावना का एक एक शब्द क्लियर कर रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना का एक एक शब्द क्लियर करेंगे, है ना, और शब्दों को क्लियर करके अपन को आगे बढ़ना है, ठीक है। तो एक एक शब्द क्लियर करना है अपन को। तो देखिएगा, एक एक शब्द को अपन लेके चलेंगे प्रस्तावना की, है ना। तो प्रस्तावना का पहला शब्द क्या था? हम भारत के लोग, ठीक, ध्यान देना, हम भारत के लोग, ये प्रस्तावना का पहला शब्द है, ठीक। हम भारत के लोगों का मतलब है कि हम समस्त भारतीय, है ना। इस संविधान को देखना, 1922 में गांधी जी ने कहा था कि जो भारत का संविधान होना चाहिए वो भारतीय जनता द्वारा निर्मित तथा भारतीय जनता के लिए बनाया जाना चाहिए। और यही कारण है कि संविधान की प्रस्तावना का पहला शब्द क्या है? हम भारत के लोग, है ना। तो हम भारत के लोग इस संविधान की प्रस्तावना को, या संविधान को, प्रस्तावना ना बोल के अपन संविधान बोलें, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अर्थात भारत के लोगों द्वारा ही, आप समझिएगा, हम भारत के लोगों का मतलब क्या है? अर्थात भारत के लोगों के द्वारा ही संविधान को बनाया गया, संविधान को स्वीकार किया गया तथा स्वयं को अर्पित करके और स्वयं पर लागू किया गया। शब्द समझना, जैसे प्रस्तावना के जो अंतिम शब्द हैं कि आज 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को हम अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इसका मतलब है कि हम भारतीय जो हैं, है ना, तो भारतीय जो संविधान है वो भारतीय जनता द्वारा बनाया गया, ठीक है, भारतीय जनता द्वारा ही स्वीकार किया गया तथा स्वयं को अर्पित किया गया, स्वयं को दिया गया, है ना, स्वयं के ऊपर लागू किया गया। ध्यान दीजिएगा, है ना। अर्थात दूसरे शब्दों में बोलूं तो भारतीय संविधान भारतीय जनता द्वारा निर्मित है। ध्यान देना, भारतीय जनता द्वारा निर्मित है, भारतीय जनता ने स्वयं उसे स्वीकार किया है, भारतीय जनता ने स्वयं को अर्पित किया है तथा उसे स्वयं को अपने ऊपर लागू किया है।
ये पहला शब्द है हम भारत के लोग। तो जिसका मतलब है कि भारतीय संविधान भारत की जनता द्वारा बनाया गया, जनता द्वारा स्वीकार किया गया, जनता द्वारा स्वयं को अर्पित किया गया तथा जनता द्वारा स्वयं को उसके नियमों के तहत अपने आप को क्या किया गया, बांधा गया। अर्थात भारतीय संविधान का, आप देखना जब मैं स्रोत वाला वीडियो डाला था, पढ़ाया था आपको मैंने भारतीय संविधान के स्रोत, तो मैंने आपसे कहा था कि भारतीय संविधान के स्रोत से अगर कभी क्वेश्चन आता है ना, तो अगर वो पूछता है कि संसद कहां से ली गई, न्यायपालिका कहां से ली गई, राष्ट्रपति कहां से लिया गया, तो हम देशों में जाएंगे कि किस देश से क्या लिया गया। लेकिन अगर वो क्वेश्चन करता है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है और ऑप्शन में भारत के लोग हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, भारत के लोग, क्योंकि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, हम भारत के लोग। क्लियर? अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो हमारा आंसर जाएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। ध्यान रखिएगा, ठीक। तो भारतीय संविधान का पहला शब्द क्या है, हम भारत के लोग। दूसरा शब्द है, ध्यान देना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण का मतलब है सभी, है ना। प्रभुत्व का मतलब प्रभुत्व स्थापित करना, शक्तियां, अधिकार, है ना। और संपन्न का मतलब है संपन्नशाली। अगर हम इसकी बात करें तो देखना, यहां समझिएगा थोड़ा सा, किसी भी देश की या किसी भी घर में दो तरह की नीतियां होती हैं, है ना। दो तरह के नियम कानून चलते हैं। घर में बात करने पहले, एक घर में देखें तो घर में दो तरह के काम होते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो घर के अंदर होते हैं, जिन्हें अपन नाम देते हैं आंतरिक, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो बाहर होते हैं, जिन्हें अपन नाम देते हैं बाह्य। क्लियर? अब देखना आंतरिक कैसे, घर के अंदर नाश्ते में क्या बनना है, खाने में क्या बनना है ना, रात के लिए डिनर में क्या बनना है, कब किसे चाय पीनी है ना। तो ये सारे डिसीजन किसके होते हैं? मुझे लगता है कि हर घर में जो सबसे सीनियर महिला होगी, यहाँ हम बोले कि हमारी जो माता जी होंगी, उनका डिसीजन होता है ना। लेकिन अगर बाह्य मामलों की बात करूं तो हमारे दूर के रिश्तेदारों से हमारे कैसे संबंध होंगे, हमारे पड़ोसियों से हमारे क्या संबंध होंगे, ये माता जी का निर्धारण नहीं होता है, पुरुष वर्ग करता है कोई ना कोई, है ना। तो ये क्या होंगे, बाह्य मामले होंगे। इसी प्रकार किसी भी देश में दो मामले होते हैं, आंतरिक और बाह्य, है ना। आंतरिक का मतलब है आंतरिक नीतियां और बाह्य का मतलब है बाह्य नीतियां, जिन्हें हम नाम देते हैं विदेश नीति, है ना। तो बाह्य को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, विदेश नीति। क्लियर, है ना। और इसमें मुख्यतः शामिल क्या होता है, इसमें मुख्यतः तीन चीजें होती हैं, और वो क्या क्या होती हैं, है ना। विदेश नीति में ध्यान देना क्या क्या रहेगा। पहला रहेगा कि कौन सा देश हमारा मित्र है और कौन सा देश हमारा शत्रु है। जैसे अब वर्तमान की बात करें तो बाह्य का मतलब हमारी विदेश नीति। विदेश नीति में पहला कंटेंट क्या है, मित्र है। तो रूस हमारा मित्र है, अमेरिका हमारा मित्र है, लेकिन पाकिस्तान और चीन हमारे मित्र नहीं है। तो इसका निर्धारण कौन करेगा, विदेश नीति करेगी। क्लियर? कौन सा देश हमारा शत्रु है, इसका निर्धारण भी कौन करेगा, हमारी विदेश नीति करेगी, है ना। और किस देश के साथ हमें कौन सी संधि करना है, ये निर्धारण भी किसके द्वारा होता है, विदेश नीति के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाह्य का मतलब विदेश, और विदेश में मुख्यतः तीन चीजें हैं, कौन किसके साथ हमें मित्रता करनी है, किसके साथ हमें शत्रुता करनी है, और किस देश के साथ हमें क्या करनी है, संधि या समझौता करना है। अगर आंतरिक मामलों की बात करूं तो आंतरिक मामलों में मुख्यतः क्या क्या रहेगा, देखिएगा। आंतरिक मामलों में देश के अंदर राजनीतिक व्यवस्था क्या होगी, ये आंतरिक है, ठीक है। देश के अंदर आर्थिक व्यवस्था क्या होगी, ये भी आंतरिक है, ठीक। देश के अंदर ध्यान देना, देश के अंदर सामाजिक व्यवस्था क्या होगी, ये भी आंतरिक है ना। और देश के अंदर धार्मिक व्यवस्था क्या होगी, ये भी आंतरिक है ना। तो किसी भी देश के पास दो नीतियां होती हैं, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक में क्या क्या है, देश के अंदर की राजनीति, कौन से कानून लागू करना है। जैसे मोदी सरकार बनी, उन्होंने कश्मीर से 370 को हटा दिया। क्या विश्व के किसी देश ने विरोध किया, किया भी कुछ नहीं कर पाए, हमने किया मतलब किया। क्लियर? हमारे देश की कौन सी आर्थिक नीतियां होंगी, हम लागू करेंगे, किसी से हमें पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक। हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था क्या होगी, हमें विश्व के किसी भी देश से पूछने की जरूरत नहीं है। हमारे देश की धार्मिक व्यवस्था क्या होगी, हमें किसी भी देश से पूछने की जरूरत। तो सीधा सा मतलब है कि जब कोई देश अपने आंतरिक तथा बाह्य मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाए, किसी अन्य देश के अधीन ना रहे, तो वो देश क्या होता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। और भारत को अगर हम बात करें तो भारत आंतरिक और बाह्य दोनों नीतियों में पूरी तरह से क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है। 1947 तक जब अंग्रेज हमारे यहाँ शासन कर रहे थे,
है ना। तो कुछ विषयों में हमें आंतरिक स्वतंत्रता तो मिली थी, लेकिन बाह्य स्वतंत्रता उन्होंने हमें बिल्कुल नहीं दी। और जब 1947 में वो हमारा देश छोड़ कर गए तो उसी दिन से हम आंतरिक और बाह्य दोनों नीतियों में पूर्णतः क्या हो गए हैं, स्वतंत्र हो गए हैं। ठीक है, हमें किस देश से मित्रता करनी है, किससे शत्रुता करनी है, किससे संधि करनी है, हमें हमारे ऊपर विश्व के किसी भी देश का कोई दबाव नहीं है, ना वो हमारे ऊपर इस पर कोई दबाव लागू कर सकते हैं, ना हमें किसी देश से पूछने की जरूरत है। क्लियर। हमारे देश की आंतरिक व्यवस्था क्या होगी, इसमें भी विश्व के किसी भी देश का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, है ना। तो वह राज्य या वह देश जो अपने आंतरिक तथा बाह्य मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र होता है, वो देश क्या कहलाते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्लियर हुआ। ठीक, चलिए नेक्स्ट शब्द है जो प्रस्तावना का, है ना, वो शब्द है समाजवादी। ठीक, समाजवादी। अब समझना, ये शब्द है अर्थव्यवस्था से आया है, आर्थिक है ना। अर्थव्यवस्था में अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन होता है ना, क्योंकि किसी भी चीज का उत्पादन होगा, मैं मार्कर लेके पढ़ा रहा हूं, इसका भी उत्पादन हुआ है। ठीक है, माइक लगाए हैं, इसका भी उत्पादन हुआ है। तो अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन है, उत्पादन के 5 स्रोत होते हैं, 5 स्रोतों से उत्पादन होता है। जो पहला स्रोत है वो क्या है, भूमि। ठीक, दूसरा स्रोत पूंजी, तीसरा स्रोत श्रम, चौथा स्रोत साहस और 5वां स्रोत संगठन। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कितने स्रोत हैं, 5। भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन। जैसे मार्कर है, मैं आपको मार्कर से पढ़ा रहा हूं, रबड़ से बना है ना। रबड़ का उत्पादन कहाँ होगा, खेत में, कच्चा माल इसका रबड़ है। रबड़ का उत्पादन कहाँ होगा, खेत में, तो क्या हो गई, भूमि। उस भूमि में बीज डालना है, सिंचाई जुताई जो भी होना है, उसके लिए क्या चाहिए, पूंजी। क्लियर। फिर वहां पर आपको क्या करना होगा, श्रम। ठीक, साथ में आपको थोड़ा धैर्य भी रखना होगा। ठीक है, और बाकायदा एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, आपको एक संगठन या 2-4 लोगों की टीम की क्या होगी, जरूरत होगी, है ना। तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कितने चरण, स्तर हैं, 5। भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन। अब ध्यान देना, अगर ये उत्पादन के 5 चरण, 5 स्तर उत्पादन के, है ना, व्यक्तियों के ध्यान देना, उत्पादन के 5 स्तर अगर व्यक्ति के सरकार के पास ना होकर व्यक्ति के पास हो जाएं तो व्यवस्था क्या होगी, पूंजीवादी। ध्यान देना, अगर उत्पादन के 5 चरणों पर किसी देश की सरकार का अधिकार ना हो के सिंगल वहां के समस्त नागरिकों का अधिकार हो जाए तो व्यवस्था क्या होगी, पूंजीवादी। ठीक, अगर उत्पादन के 5 स्तरों पर उस देश के व्यक्तियों का अधिकार ना होकर पूर्णतः उस देश की सरकार का अधिकार हो जाए तो व्यवस्था क्या होती है, साम्यवादी। क्लियर। अगर उत्पादन के 5 स्तरों पर उस देश की सरकार और व्यक्ति दोनों का अधिकार रहे, है ना, दूसरे शब्दों में अगर किसी भी क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी, सार्वजनिक का मतलब सरकारी और निजी का मतलब प्राइवेट, अगर आर्थिक उत्पादन या उत्पादन के क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी दोनों का अस्तित्व हो तो व्यवस्था वहां पर क्या होती है, समाजवादी। क्लियर। और इसे हम नाम देते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित। और मिश्रित का मतलब है कि हमारे देश में कुछ चीजें अगर गवर्नमेंटेड हैं तो कुछ चीजें निजी क्षेत्र में, जैसे भारतीय रेल पूर्णतः सरकारी है, सार्वजनिक है, ध्यान देना, है ना। लेकिन जो आप ट्रक और बसें देखते हैं तो किसी में टाटा लिखा होता है, किसी में अशोक लीलैंड लिखा होता है, ये गवर्नमेंट नहीं, निजी क्षेत्र के हैं। क्लियर, है ना। तो सीधा सा मतलब है कि जब उत्पादन के 5 स्तरों पर, है ना, व्यक्तियों का अधिकार हो जाए, सरकार का अधिकार ना हो तो व्यवस्था होती है पूंजीवादी। फॉर एग्जांपल अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था को लागू करता है। क्लियर। जब उत्पादन के 5 स्तरों पर व्यक्तियों का अधिकार हो जाए, सरकार का अधिकार हो जाए, व्यक्तियों का अधिकार ना रहे तो व्यवस्था होती है साम्यवादी। फॉर एग्जाम्पल उत्तरी कोरिया और चीन। जब उत्पादन के 5 स्तरों पर व्यक्ति और सरकार दोनों का अधिकार हो जाए तो व्यवस्था क्या होती है, समाजवादी या मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारत किस अर्थव्यवस्था को अपनाई हुई है, समाजवादी या मिश्रित अर्थव्यवस्था को। इसका मतलब है कि भारत में सार्वजनिक यानी सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के अस्तित्वों को क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है ना। भारतीय संविधान में या भारत में जो समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू की गई है ना, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू करने का जो मुख्य कारण था वो यही है कि अपने देश में आय और जीवन स्तर यानी जो गरीबी फैली हुई है, असमानता है कि किसी के पास पैसा है तो बहुत है, किसी के पास नहीं तो बिल्कुल नहीं है, इसे दूर करने के लिए मुख्यतः कौन सी व्यवस्था को अपनाया गया था, समाजवादी अर्थव्यवस्था को। क्लियर। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब है कि हमारे देश के संसाधनों में अगर सरकार का अधिकार है तो व्यक्तियों का या प्राइवेट क्षेत्र का भी अधिकार है, जिसे हम
नाम देते हैं सार्वजनिक तथा निजी। अर्थात ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक तथा निजी दोनों का अस्तित्व होता है, वो अर्थव्यवस्था क्या होती है? समाजवादी। क्लियर? प्रस्तावना का जो नेक्स्ट शब्द है पंथ निरपेक्ष। ध्यान दीजिएगा, पंथ निरपेक्ष। ठीक, जो संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, है ना, उस संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था, है ना। पंथ निरपेक्ष शब्द को बाद में संसद द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया, है ना, और संशोधन करके संसद द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को क्या किया गया? जोड़ा गया, है ना। इस शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि राज्य या देश या सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, है ना। वह देश या सरकार सभी धर्मों को बराबर महत्व देगी, सभी धर्मों का एक समान आदर करेगी तथा कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगी जिससे किसी एक धर्म विशेष को क्या हो? फायदा हो। अर्थात देश या सरकार धार्मिक नहीं होंगे बल्कि कैसे होंगे? धर्म निरपेक्ष होंगे। क्लियर? इसका मतलब है। ठीक, नेक्स्ट शब्द है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक, है ना। और लोकतंत्र की परिभाषा तो आपको पता है कि जब किसी देश की सरकार को चुनने का काम वहां की जनता करती है ना, तो वो देश कैसा होता है? लोकतंत्रात्मक। हमारे देश में सरकार को या संसद के सदस्यों को कौन चुनता है? देश की जनता, है ना। तो देश हमारा कैसा हो गया? लोकतंत्रात्मक। क्योंकि अगर लोकतंत्रात्मक व्यवस्था से अभिप्राय है कि जब शासन संचालन की शक्तियां, ध्यान देना, शासन संचालन की शक्तियां जिन व्यक्तियों के हाथों में हैं, अगर उन व्यक्तियों को जनता के द्वारा चुना जाता है, ध्यान देना, शासन संचालन की शक्तियां जिन व्यक्तियों के हाथों में है, तो किनके हाथों में है? राष्ट्रपति के हाथों में, प्रधानमंत्री के हाथ में, मंत्रियों के हाथों में। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि शासन संचालन की शक्तियां जिन व्यक्तियों के हाथों में है, अगर उन व्यक्तियों को चुनने का काम जनता करती है ना, तो वो देश कैसा होता है? लोकतंत्रात्मक। अब लोकतंत्रात्मक को अगर हम देखें तो लोकतंत्रात्मक या लोकतंत्र मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, है ना, और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है कि जब शासन में डायरेक्ट जनता की भागीदारी हो जाए, जैसे स्विट्जरलैंड, वहां क्या है कि वहां डायरेक्ट जनता की भागीदारी। अगर कोई मंत्री अच्छे से काम नहीं कर रहा है, कोई सदस्य अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो वहां की पब्लिक उन्हें वापस बुला लेती है, उसकी जगह दूसरे को चुन के भेज देती है। तो ऐसा लोकतंत्र क्या होता है? प्रत्यक्ष। लेकिन भारत में कौन सा लोकतंत्र अपनाया गया है? संसदीय लोकतंत्र, है ना। भारत किस व्यवस्था को लेकर चलता है? संसदीय लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को। क्योंकि संसदीय लोकतंत्र का मतलब है कि हमारे देश में जो शासन की शक्तियां हैं वो कार्यपालिका या मंत्रियों के हाथों में है ना। लेकिन वो मंत्री उत्तरदायी किसके प्रति हैं? संसद के प्रति। उन्हें संसद में जाकर उत्तर देना है ना। तो जो जवाबदेही है वो संसद के प्रति है मंत्रियों की। इसलिए हमारे देश में शासन व्यवस्था कौन सी है? संसदीय शासन व्यवस्था। क्लियर? संसदीय लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र का सीधा सा मतलब है, आप इतना तो समझते ही होंगे कि लोकतंत्र का मतलब है कि जब किसी देश की सरकार को चुनने का काम या शासन संचालन की शक्तियां जिन लोगों के हाथों में है, अगर उन लोगों को जनता के द्वारा चुना जाता है, तो ऐसी देश को हम क्या नाम देते हैं? लोकतंत्र। क्लियर? भारत में कौन सा लोकतंत्र है? संसदीय लोकतंत्र। क्यों? क्योंकि शासन संचालन की शक्तियां किसके हाथों में? मंत्रियों के हाथों में। और मंत्री किसके प्रति जवाबदेह हैं? संसद के प्रति। क्लियर? जो नेक्स्ट शब्द है वो है गणराज्य। क्लियर? प्रस्तावना में जो नेक्स्ट शब्द आया है वो गणराज्य आया है। ठीक, गणराज्य का मतलब क्या है? इसे हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। गणराज्य का मतलब है कि जब किसी देश का सर्वोच्च पद, ध्यान देना, और सर्वोच्च पद हमारे देश का क्या है? राष्ट्रपति, है ना। जब किसी देश का सर्वोच्च पद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाए, है ना, तो ऐसे देश को हम क्या नाम देते हैं? गणराज्य। हमारे देश का सर्वोच्च पद क्या है? राष्ट्रपति। प्रत्यक्ष रूप से तो जनता द्वारा नहीं चुना जा रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को चुनने का काम कौन करते हैं? हम और आप। कैसे? हम विधायकों को वोट देते हैं प्रत्यक्ष रूप से। विधायक कैसे वोट देते हैं? राष्ट्रपति को। हमारे लिए अप्रत्यक्ष हो गया। हम सांसद सदस्यों को वोट देते हैं प्रत्यक्ष रूप से, है ना, लेकिन ये सांसद सदस्य राष्ट्रपति को वोट देते हैं, जो हमारे लिए क्या हो गया? अप्रत्यक्ष हो गया। तो राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश की जनता चुनती है ना। और इसकी परिभाषा क्या है कि जब किसी देश का सर्वोच्च पद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है, तो ऐसे देश को अपन नाम क्या देते हैं? गणराज्य। क्लियर? तो शासन संचालन की शक्तियां जिन व्यक्तियों के हाथों में है, अगर उन्हें चुनने का काम जनता करेगी तो लोकतंत्र, है ना। और देश का सर्वोच्च पद अगर जनता द्वारा चुना जाएगा तो क्या होगा? गणतंत्र। क्लियर? तो भारत में दोनों है। लोग भारत के लिए हमेशा शब्द यूज करते हैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य। कारण मंत्री डायरेक्ट जनता द्वारा चुने जाते हैं, संसदीय लोकतंत्र तो लोकतंत्र, और देश का सर्वोच्च पद जनता द्वारा चुना जाता है, इसलिए क्या होगा यहाँ पर? गणतंत्र। क्लियर? नेक्स्ट शब्द है न्याय।
है ना। और ध्यान देना, हमें न्याय किसमें देना है, हमें न्याय देना है सामाजिक, प्रस्तावना में आया था, हमें न्याय देना है राजनीतिक, है ना, और हमें न्याय देना है आर्थिक। 3 न्याय देने हैं, ठीक। सामाजिक न्याय का मतलब है यहाँ पर 3 प्रकार से न्याय स्थापित करना है समाज में। सामाजिक का मतलब है कि समाज में कोई भेदभाव नहीं होगा, ध्यान दीजिए, कोई भी भेदभाव नहीं, ना कोई जाति के आधार पर, ना कोई धर्म के आधार पर, किसी भी आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, वर्ग के आधार पर, कलर के आधार पर, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। देश में क्या स्थापित होगी, समानता। राजनीतिक का मतलब है कि देश के प्रत्येक नागरिक को एक जैसे अधिकार होंगे, ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा पैसा वाला है तो बड़े अधिकार हो जाए, छोटा पैसा वाला है तो कम अधिकार हो जाए। देश में समस्त नागरिकों को एक जैसे राजनीतिक अधिकार दिए जाएंगे। आर्थिक का मतलब है यहां पर आर्थिक समानता स्थापित करना। तो आर्थिक समानता स्थापित करना ये किसी के बस की बात नहीं है, कोई नहीं कर सकता है। क्लियर? क्या अंबानी परिवार से पैसा लेकर गरीबों में बांट दें, आर्थिक समानता कर लें, देगा वो? नहीं देगा। लेकिन आर्थिक समानता संविधान कर रहा है। कैसे कर रहा है? संविधान की नीति निर्देशक तत्वों में स्पष्ट व्याख्या की गई है कि अगर एक ही कार्य को ध्यान देना, एक ही कार्य को जितने लोग करते हैं उन सभी लोगों को एक समान वेतन दिया जाएगा। ऐसा नहीं किया जाएगा कि अगर कोई 30 साल का है तो उसे ज्यादा वेतन, कोई 20 साल का तो उसे कम वेतन, पुरुष है तो ज्यादा वेतन, महिला है तो कम वेतन। नहीं, आर्थिक न्याय स्थापित किया गया नीति निर्देशक तत्वों में। और क्या कहा गया वहां पर कि अगर कोई व्यक्ति एक ही कार्य को अलग अलग व्यक्ति करते हैं तो उन सभी व्यक्तियों को एक समान वेतन क्या दिया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। इससे क्या स्थापित हो गई, आर्थिक न्याय। क्लियर? तो न्याय का मतलब है देश में कोई भेदभाव नहीं होगा, सामाजिक न्याय, एक जैसे अधिकार होंगे, राजनीतिक न्याय, और एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन। कौन सा न्याय? आर्थिक न्याय। क्लियर? जो नेक्स्ट शब्द है, ध्यान देना, जो नेक्स्ट शब्द है वो क्या है, स्वतंत्रता। क्लियर? नेक्स्ट शब्द है स्वतंत्रता। देखिए, तो नेक्स्ट शब्द क्या है अपना, स्वतंत्रता, है ना। अब स्वतंत्रता भी देखना है कि हम भारतीयों को संविधान कौन कौन सी स्वतंत्रताएं देता है। देखिएगा, तो पहली स्वतंत्रता क्या है कि हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की गतिविधि पर, हम जो गतिविधियां कर रहे हैं यानी कार्य कर रहे हैं, तो व्यक्ति की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाए। लेकिन ध्यान देना, गैर कानूनी नहीं। गैर कानूनी करोगे तो पुलिस गिरफ्तार करके ले जाएगी, जेल और हो जाएगी, है ना। ऐसा नहीं कि पड़ोसी घर में चोरी करो और जाकर कहो कि संविधान हमें स्वतंत्रता देता है कि हमारे द्वारा की गई किसी भी गतिविधि पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। नहीं, गैर कानूनी नहीं, कानून के अंदर। क्लियर? तो कानून के अंदर हमें स्वतंत्रता है कि व्यक्ति द्वारा की गई किसी भी गतिविधि पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाए, पहली स्वतंत्रता। दूसरी स्वतंत्रता, व्यक्ति के विकास के संपूर्ण अवसर उसे उपलब्ध कराए जाएं, संपूर्ण अवसर उपलब्ध कराए जाएं जिससे व्यक्ति का क्या हो सके, संपूर्ण विकास हो सके। दूसरी स्वतंत्रता। तीसरी, हमें अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है, हम कहीं भी खड़े होकर कुछ भी बोल सकते हैं, विचार रखने की स्वतंत्रता। लेकिन ध्यान देना, कुछ भी बोल सकते का मतलब है कि उतना ही बोल सकते हैं जिसके लिए हम बोल रहे हैं, उसकी स्वतंत्रता का हनन ना हो। हम ऐसा नहीं कर सकते कि सरकार के किसी मंत्री को या किसी अन्य व्यक्ति को गाली देने लगे, बोले हमें विचार रखने की स्वतंत्रता है। नहीं, कानून के अंदर, है ना। तो विचार रखने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपने आप को व्यक्त करने की हमें स्वतंत्रता है। ठीक। नेक्स्ट क्या है, विश्वास की स्वतंत्रता है। हम किसी भी धर्म में, किसी भी मंदिर में, किसी भी देवता में आस्था रख सकते हैं। धर्म की स्वतंत्रता है ना। हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अगर हम हिंदू हैं तो जरूरी नहीं कि हम हिंदू धर्म में रहें, हम स्वतंत्रता है, हम मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, हम ईसाई धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता है। और हम जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म को मानने से, उसके नियम कानूनों को लागू करने से, उनका पालन करने से हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमें संविधान ने धर्म की क्या दी हुई है, स्वतंत्रता दी हुई है। क्लियर? नेक्स्ट, आपकी उपासना की स्वतंत्रता है। आप किसी भी धर्म की पूजा करो, उपासना करो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो भारतीय संविधान हमें क्या क्या देता है, हमारे द्वारा की गई किसी भी गतिविधि पर कोई प्रतिबंध नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे विकास के संपूर्ण अवसर संविधान हमें उपलब्ध कराएगा। तीसरी चीज, हमें विचार रखने की स्वतंत्रता देगा, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देगा, हमें विश्वास की स्वतंत्रता देगा, हमें किसी भी धर्म को पालन करने की या हमें धार्मिक स्वतंत्रता देगा, और साथ ही साथ हमें क्या देता है, उपासना की भी स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो ये हमारी स्वतंत्रता है। ठीक। नेक्स्ट शब्द जो आता है वो है समानता। समता शब्द प्रयोग हुआ है संविधान में, समानता। ठीक। समानता क्या करनी है, दो चीजों को, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता स्थापित करना है। अर्थात ध्यान देना, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, अर्थात भारत में दो क्षेत्र होंगे, एक सार्वजनिक क्षेत्र और एक लोक नियोजन। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब जैसे होटल, कुआं, तालाब, नदी, और लोक नियोजन का मतलब है सरकारी नौकरियां, है ना। तो भारतीय संविधान कहता है कि इन दोनों क्षेत्रों में,
सार्वजनिक क्षेत्र और लोक नियोजन, इन दोनों क्षेत्रों में भारतीय संविधान किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वेशभूषा किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अर्थात भारतीय संविधान जो प्रतिष्ठा और अवसर की स्वतंत्रता देता है उसमें कहता है कि हम किसी भी भारतीय के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, यानी महिला और पुरुष के लिए आधार पर, वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, वो किस वंश का है, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें भारतीयों में क्या स्थापित करनी है? समानता। क्लियर? लेकिन फिर आप कहोगे सर आरक्षण कहां से आ गया? तो आरक्षण तो बाद में जोड़े गए अनुच्छेद, है ना, जोड़े गए अनुच्छेद, और इसलिए जोड़े गए क्योंकि हमारे देश में सामाजिक समानता नहीं थी, ठीक है, जातिगत समानता नहीं थी। कुछ जातियों का विकास ज्यादा हो चुका था और कुछ जातियों का विकास कम हुआ था। तो जिन जातियों का विकास कम हुआ उन्हें अनुच्छेद 16 के तहत आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई, और ये कहा गया संविधान के द्वारा कि जब तक ये आरक्षण रहे, जब तक इनका विकास ना हो जाए, जिस दिन इनका विकास हो जाए उस दिन आरक्षण क्या कर दिया जाए? समाप्त हो जाए, है ना। लेकिन ये राजनीति हावी हो गई, अब वो आरक्षण कभी समाप्त नहीं होना है ना। तो भारतीय संविधान में जो समानता की बात कही गई है वो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात है। अर्थात सार्वजनिक क्षेत्रों में यानी कुआं, तालाब, नदी, इन जगहों पर आप जाति, वंश, जन्म स्थान, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते, और ना ही किसी भी सरकारी नौकरी में किसी भी भारतीय के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो शब्द आया है वो है आपका बंधुत्व का। लास्ट में प्रस्तावना में शब्द यूज हुआ है बंधुत्व का, है ना। तो बंधुत्व का मतलब सिर्फ एक शब्द बोलूंगा इसके लिए। बंधुत्व का मतलब है हम भारतीयों में ऐसी भावना विकसित करना जिससे हम भारतीय आपस में भाईचारे के साथ क्या कर सकें? रह सकें। तो संविधान का उद्देश्य क्या है? भारतीयों में भाईचारे की भावना का विकास करना, और भाईचारे की भावना का विकास करने के लिए भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 में 4 का को जोड़ा गया, और अनुच्छेद 51 में 51 का को जोड़कर किन्हें शामिल किया गया? मौलिक कर्तव्यों को। और मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के पीछे एक ही लक्ष्य था जो मुख्य था। लक्ष्य तो बहुत से थे, है ना, लेकिन मुख्य लक्ष्य क्या था? कि देश में बंधुत्व या भाईचारे की भावना को क्या करना? स्थापित करना। क्लियर? नेक्स्ट शब्द आया है व्यक्ति की गरिमा। तो व्यक्ति की गरिमा आप सब बहुत अच्छे समझ सकते हैं, संविधान का अनुच्छेद 21 पढ़ लें, व्यक्ति की गरिमा क्लियर हो जाती है। व्यक्ति के गौरव का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप से, है ना, बल्कि लोकतंत्रात्मक रूप से भी यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। व्यक्ति की गरिमा का मतलब है कि संविधान वास्तविक रूप से बस नहीं, लोकतंत्रात्मक रूप से भी सिद्ध करता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है, अर्थात उसकी गरिमा को क्या किया जाए? स्थापित किया जाए। और इसके लिए संविधान में किस अनुच्छेद को शामिल किया गया? अनुच्छेद 21 को। लास्ट शब्द है राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी हमें कुल मिलाकर देश में ऐसी कोई गतिविधि नहीं करना है, ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे देश की एकता और अखंडता को क्या पहुंचे? क्षति पहुंचे। हमारे द्वारा किया गया हर एक कार्य, ध्यान रखिएगा, हमारे द्वारा किया गया हर एक कार्य देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने और उसे बढ़ाने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। तो इस संविधान की प्रस्तावना के मेन शब्द थे। एक चीज और ध्यान रखना आप लोग, जो संविधान की प्रस्तावना है ना, इस प्रस्तावना की अगर बात करें तो जो प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान में थी, है ना, उस प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द नहीं थे? ठीक है, ध्यान देना। उस प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष नहीं था, ठीक है, उस प्रस्तावना में समाजवाद नहीं था, है ना, और उस प्रस्तावना में एकता और अखंडता नहीं थी। ये 3 शब्द नहीं थे। ठीक, जिस प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था उस प्रस्तावना में 3 शब्द नहीं थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, एकता और अखंडता। इन्हें बाद में शामिल किया गया। और इन्हें कब शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है ना, कि निम्न में से कौन मूल प्रस्तावना का अंग नहीं है? तो इनमें से ऑप्शन रहेंगे, आपको देखना पड़ेगा कि कौन नहीं है। तो ध्यान रखना, संविधान की प्रस्तावना के 3 शब्द पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, एकता और अखंडता, ये कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, एक चीज और ध्यान रखना आप लोग, प्रस्तावना की अगर अपन बात करें कि प्रस्तावना का उपयोग क्या था, क्यों शामिल किया गया संविधान में प्रस्तावना को, तो ये चीज मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा आपको कि अगर भारतीय संविधान के अंदर किसी भी अनुच्छेद का कोई मैटर समझ में ना आए,
समझ में ना आए, जैसे कि ये आखिर कहना क्या चाह रहे थे संविधान बनाने वाले इस अनुच्छेद के अंदर, है ना। तो उस मैटर को जब समझ में नहीं आता है तो उस मैटर को समझने का काम कहां से किया जाता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना से, अर्थात भारतीय संविधान का निचोड़ प्रस्तावना है। संविधान की कोई चीज समझ में ना आए, प्रस्तावना पढ़ लो, समझ में आ जाएगी, क्योंकि प्रस्तावना ही सब कुछ है। क्लियर? क्योंकि मैंने शुरू में आपसे यही कहा था कि अगर किसी भी टॉपिक के बारे में हम कुछ लिखने जा रहे हैं तो प्रस्तावना में हम क्या लिखते हैं कि इसके अंदर हमें लिखना क्या है, और जब हम उसकी समरी लिखते हैं तो ये लिखते हैं कि हमने लिखा क्या है। जो पीएससी के स्टूडेंट होंगे, मेंस की जो तैयारी करते होंगे, उन्हें इस बात की जानकारी होगी कि जब वहां पर फुल लेंथ क्वेश्चन आते हैं तो प्रस्तावना में हम ये बताते हैं कि हम इसके अंदर लिखने क्या जा रहे हैं, और समरी में हम ये बताते हैं कि हमने लिखा क्या है। तो प्रस्तावना भारतीय संविधान का वह भाग है जो ये बताती है कि संविधान के अंदर क्या है, और अगर अंदर की कोई चीज समझ में ना आए तो आपको कहां से पढ़ लेनी चाहिए? संविधान की प्रस्तावना से। अब एक टॉपिक यहां से ये स्टार्ट होता है, बड़ा विवादित टॉपिक रहा लंबे समय तक, है ना, कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। बहुत विवादित टॉपिक रहा, है ना। 1950 में हमने संविधान को लागू किया, 1950 से लेकर 1960 तक, है ना। देखना एक चीज और ध्यान रखना, संविधान को सुधारने की शक्ति संसद के पास है, संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है ना। संविधान की सुरक्षा कौन करता है? न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो संविधान की व्याख्या भी सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय करता है, संसद नहीं करती है ना। संसद तो ओनली संशोधन करती है। संविधान की सुरक्षा और संविधान की व्याख्या करने का दायित्व किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास, है ना। तो 1950 से लेकर 1960 ईस्वी तक सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, है ना। 1960 में एक केस आया था जिस केस का नाम था, सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था जिस केस का नाम था इंदिरी वेरुवारी बनाम भारत संघ, 1960 में, है ना। और यह केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया, इंदिरी वेरुवारी बनाम भारत संघ, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, संविधान का कोई अंग नहीं है, और अगर इस संविधान का अंग नहीं है तो संसद प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि संसद को संशोधन करने का अधिकार किसमें है? संविधान में। जब प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है तो संसद संशोधन कहां से करेगी? समझ में आ रहा ना? ठीक है। 1960 में जब इंदिरी वेरुवारी बनाम भारत संघ केस, ये भारत राज्य केस सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस व्याख्या की थी कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और चूंकि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, और जब प्रस्तावना संविधान का भाग है ही नहीं तो संसद संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है। 1960 में, ध्यान देना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास एक अधिकार है, और उस अधिकार को अपन नाम देते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार, है ना। और न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णय को कभी भी बदल सकता है, कभी भी। जब उसे लगता है कि गलत हो गया तो सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णय को क्या कर सकता है? बदल सकता है। और इसीलिए 1973 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया जिसका नाम था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ध्यान देना, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। जब एक केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो इस केस के समय सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार का क्या किया? उपयोग किया। और क्या किया उसमें, है ना, 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। 1960 में कहा नहीं है, है ना। 1973 में ये केस गया तो 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्लियर हुआ, है ना। और जब प्रस्तावना संविधान का भाग हो गया तो निश्चित है संसद संविधान की प्रस्तावना में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और स्पष्ट की, है ना, कि संसद संविधान की प्रस्तावना में तो संशोधन कर सकती है, लेकिन प्रस्तावना के उस भाग में संशोधन नहीं कर सकती है जो संविधान के मूल ढांचे से क्या है? संबंधित है। अब मूल ढांचा क्या है? ये ना तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया ना संसद ने बताया, तो मूल ढांचा बस मान लेते हैं कि ये मूल ढांचा है, इसको सुधारना नहीं है। यानी संविधान की जो प्रस्तावना के शब्द हैं उन्हें नहीं बदलना है और लाकर जोड़ दो, यानी मूल ढांचे से छेड़खानी ना करो। क्लियर? तो अब ध्यान रखना, अगर अब क्वेश्चन आता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो हमारा आंसर होगा प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्या संसद संशोधन कर सकती है? कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में नहीं कर सकती है ना। तो ये दो केस ध्यान रखना। 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरी वेरुवारी बनाम भारत संघ केस में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और जब प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, अर्थात संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। लेकिन वही केस, मिलता जुलता केस, जब 1973 में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और संसद इसके उस भाग में संशोधन कर सकती
सकती है जो मूल ढांचे से संबंधित नहीं है। क्लियर हुआ? ये थी संविधान की प्रस्तावना। मेरा मानना है कि आप सबको समझ में आई होगी, है ना। समझ में आई होगी तो आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, है ना। हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।